जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह कक्षा लाई जा रही है, जिसमें आज हम 11th क्लास की हिस्ट्री का पार्ट 11 देखेंगे, 11 देखेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के बारे में है। आधुनिकीकरण के रास्ते हम इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। चीन की 19वीं सदी के आरंभ में पूर्वी एशिया पर प्रभाव था। जो चीन 19th सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो इसका जो पूर्वी एशिया है, एशिया जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर में मंगोलिया वगैरह है, नीचे में फिर थाई वगैरह है, उसके बाद इंडिया वगैरह अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में इसका, जापान वगैरह इन सब क्षेत्रों में इसका अपना एक वर्चस्व था। दूसरी तरफ जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक तंत्र की संरचना में, और यहाँ तक कि ताइवान 1895 अगर ताइवान की बात करते हैं 1895 में ताइवान 1895 में, कोरिया 1910 में, कोरिया 1910 में, और यह एक ही कोरिया था। यह 50 में जाकर के 1950 के आसपास जाकर के यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो में यह बंटने का काम हुआ। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं, आगे चलते हैं तो चर्चा करते हैं को अपने में मिलाते हुए, इसमें कहा कि अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। और इन सब को अपने में मिला करके, ये जो चीन का जो वर्चस्व था और खुद में मिला करके इन्होंने एक कॉलोनियल साम्राज्य की स्थापना करने में यह सफल रहा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम, तो यह कॉलोनियल साम्राज्य को 19th सेंचुरी में, तो हमने चीन की बात करी, जो 19th सेंचुरी की अगर बात करते हैं 19th सेंचुरी, ठीक है, और यह पूर्णतः एक राज्य के तौर पर अगर आप देखते हैं तो 1949 में उभर करके सामने आता है। हमारे इंडिया से 2 साल बाद इंडिया 1947 में होता है, और 1947 के दशक में होता है, उसके यह 2 साल बाद होता है। लेकिन आज इसकी अर्थव्यवस्था हमसे कई गुना ज़्यादा है, 2 गुना 3 गुना इसकी जो अर्थव्यवस्था हमसे ज़्यादा है। तो साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, और उसने अपनी सांस्कृतिक तथा अपने आदर्शों को स्रोत भूमि चीन की 1894 में हटा तथा 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में सफल रहा। तो यह एक घटना थी जिसके बारे में आज हम 1905 रसिया के बारे में कहता है, 1905 रसिया के बारे में कहता है। आपको पता होना चाहिए कि रसिया जो सोशलिस्ट बनी, यह 1917 में यह सोशलिस्ट बनी। सोशलिस्ट यह 1917 में बनकर के, जो जार का शासन था, वहाँ जो जार था, जार के शासन को इन्होंने इनकार करके वहाँ की जनता ने एक साम्राज्य को एक सिंगल गवर्नमेंट को स्थापित करने का काम करा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से कहता है, ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग्स ऑफ द 19th सेंचुरी वाज dominated by China. Japan on the other hand was successful in the building a modernization state, creating an industrial economics and even establishing colonial empires by incorporating Taiwan 1985। ताइवान 1895 है, ताइवान 1895 ही है, ये तो ठीक है। इसमें 1895 है, and Korea 1910 it defeated by China, या चाइना द्वारा इनको defeated by China, the land that had been the sources of its culture and ideas in the 1894 and the Russia in 1905, European powers in 1905, और यूरोपियन पावर द्वारा यह
हारा, इसको पराजय की हार सहनी पड़ी। 1949 में चीनी साम्यवाद पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यह आपने देखा कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की थी उसके द्वारा युद्ध में विजय हासिल की गई। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इसमें विक्ट्री मिली, इसको विक्ट्री मिली और इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें कहा कि और हासिल की। और किंतु 1970 के दशक के आखिरी तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि तथा विकास में रुकावट डाल रही है। जो वहाँ के लीडर थे, जो चीन के लीडर थे, उनको ऐसा फील होने लगा कि जैसे मान के चलिए हमने तो अपनी तरफ से सपोर्ट दैट, या 1949 में तो अपनी शासन को स्थापित कर लिया, विक्ट्री के बाद अपनी शासन को स्थापित कर लिया, लेकिन जो शासन स्थापित हुई उन शासन के कारण इनको लगने लगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, इन इकोनॉमी पे गहरा प्रभाव पड़ रहा है और हम दुनिया के देशों से पिछड़ते जा रहे हैं। तब इन्होंने कुछ कदम उठाते हुए लगभग 15 साल तक 1984 तक या 5 तक यूं कहें, इन्होंने अपने यहाँ अंदर में जितने भी सुधार थे उन्होंने सुधार करके अपनी इकोनॉमिक को ओपन इकोनॉमिक के तौर पर खोलने का काम करा। भारत इसी चीज़ को, हम 2 साल पहले आज़ाद भी होते हैं और इससे 5 से 6 साल बाद जब हमारे यहाँ आर्थिक मंदी नज़र आती है तब हम इन चीज़ों को करने के लिए 1990 के डिकेड में, हम यहाँ 1990 के डिकेड में इंडिया में इस चीज़ को उठाया जाता है। 1991 में, 1991 एग्जैक्टली अगर बात करें, इस समय और एक घटना होती है, रसिया में यूएसएसआर का भी विघटन होता है, रसिया में यूएसएसआर का विघटन होता है और इसी समय यह लगभग 15 सालों का अपने यहाँ होमवर्क पूरा करके अपनी इकोनॉमिक को बूस्टअप देने का काम करा और इकोनॉमिक को मजबूत करने का काम करा। कौन किया? चाइना ने। ठीक है, देखिएगा उसी चीज को कहा, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज इमर्ज्ड विक्टोरीज फ्रॉम द सिविल वॉर इन 1949. हाउएवर बाय द एंड ऑफ द 1970s चाइनीज लीडर्स फेल्ट that the ideological systems of the regarding economics growth the development, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, इस पर उन्होंने काम करने का कोशिश किया। ठीक है, और काम करा, सफल भी हुआ। तब आज अमेरिका के बाद दूसरी लार्जेस्ट अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो चीन ही बचता है। ठीक है, फिर उसी चीज को कहा कि 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति ने सामने उसे हार का सामना करना पड़ा। यह और इतनी चीन बड़ी साम्राज्य को जो आप देखते हैं, इतनी बड़ी चीन की साम्राज्य को भी अपने अधीन करने का काम करा। कौन? जापान ने। जापान ने भी इसको अपने अधीन करने का काम करा। 1945 में लगभग वह एशिया पर अपना आधिपत्य जमाने ही जा रहा था कि एक घटना उसने कर लिया। उसने एक घटना किया कि उस उलझ बैठा अमेरिका से, और अमेरिका उस समय विश्व बिरादरी में उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अपनी भूमिका का परिचय देते हुए लोगों से आगे निकल करके काम किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उसने ऐसा ही किया। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वह, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी 1917 में वह शामिल हुआ था, अपने आप को बचा के रखा था विश्व राजनीतिक से। और 1900 इसमें भी उसने क्या किया कि जापान द्वारा उसके सैन्य अड्डे पर बम गिराए जाने के बाद वह शामिल होता है, और उसके बाद यह आंग अमेरिकी युद्ध जो होता है उसके बाद 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को वह नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया, जिसके कारण से जापान की स्थिति तहस नहस हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद जापान 1970 के दशक तक अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक मुख्य आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, और 1970 में जापान ने फिर अपने आप को सुदृढ़ करके एक नई शक्ति बनने का कोशिश किया। कहा, जापान बिकम एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशंस बट इज द ड्राइव फॉर द एम्पायर्स लेड टू वॉर एंड defect at the hands of the Anglo-American forces. The USA occupations marked the beginnings of
more democratic political systems, and Japan rebuilt its economy and emerged by the 1970s as a major economics power। और 1900 फिर यह इकोनॉमिक पावर में मेजर हुआ, फोर्स पावर में नहीं कहिएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी वृद्धि होती है। उसी तरह से कहा, जापान एक आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवादी के सिद्धांतों पर आधारित था तथा यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेश का आधिपत्य था। हमने कहा था कि यह उस समय अपने आप को सुदृढ़ करने का काम करा जिस समय केवल पश्चिमियों का यानी जो यूरोपियों का बोलबाला था, और उसमें अपने आप को सुदृढ़ करा जिस समय इसके पास, कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया पर अगर किसी का बोलबाला था तो केवल यूरोपियों और अमेरिकों का ही था, बाकी किसी का था नहीं। उसके बाद इसने क्या करा कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करा, अपने सब कुछ इसने अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने एक अच्छी अर्थव्यवस्था का मिसाल देते हुए कायम करा। उसी समय देखते हैं कि यह आप भारत भी आज़ाद हुआ था तो इन्होंने कैपिटल इकोनॉमिक्स को अपने यहाँ स्थापित किया, पूंजीवादी इकोनॉमिक को अपने यहाँ स्टेबल करने का जापान ने काम करा। और लेकिन जो भारत था अपने यहाँ मिक्स इकोनॉमिक को धारण करने का काम करा। उसी तरह यह सारे 90s सेंचुरी के आसपास ही जापान हो गया। आप देखते हैं जापान हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, या उसके बाद कोरिया हो गया। यह सारे अपने इकोनॉमिक्स को इसी 90 के दशक में 19th सेंचुरी में ये अपने आप को रिबिल्ड करने का काम कर रहे थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कहा कि चीन तथा जापान में इतिहास लिखने की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता था कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का काम करता है। जो हिस्ट्री होती है वह अगर लिखा होता है तो जो जितने भी रूलर्स आते हैं वे पढ़ करके कि अगला शासक हमारा कौन सा गलती किया उसको हम सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इसी चीज को चाइना एंड जापान हैव हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्रिकल राइटिंग्स एज हिस्ट्री वाज एन इम्पॉर्टेंट गाइड फॉर द rulers. The past provides the standards by which the would be judged and the rulers established। ठीक है। आगे कहा, प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार सीमा हिद्यन 145 से 195 से 145 to 90 195 to 145 to 90 ईसा पूर्व यानी BC प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार या इतिहास का हिस्टोरियन माना जाता है। और जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा और 1869 यानी 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना की गई और मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था जिसका काम भी अभिलेखों का एकत्र करना था। जो अभिलेख होते थे ना उसको एकत्र करने का मेजी सरकार का भी काम था। सीमा क्वेन वही है, सीमा क्वेन सीमा क्वेन 145 to 19 BC is considered the greatest history of early China. In Japan, Chinese culture's influence led to history begin given a similar importance. One of the earliest act of the Meiji government was established in the 1869 a bureau to collect records and write as it were. A victorious version of the Meiji's
restorations मतलब पुनः उसको संरचना करना, restorations, there was great respect for the written words and the literacy availed was highly valued। उन्होंने भी मेजी जो थे, मेजी द्वारा भी इसको क्या किया गया, फिर से रीस्ट्रक्चर करा गया और जितने भी कॉलेक्ट लिखे हुए थे उनको इकट्ठा करने का काम किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद कहता है चीनी बौद्धिकों जैसे कि लिमांग छीचाओ, लिमांग छीचाओ, हाँ यह बौद्धिक थे, बौद्धिक मतलब पढ़े लिखे जिनको इंटेलेक्चुअल हम लोग कहते हैं, या जापान के आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शक में से एक कुमे कुनिताके, कुमिताके यह जापान के थे, यह चीन के थे। याद रखिएगा, नाम सब याद रखिएगा, पेपर में काम आएगा लिखते समय। इनका 1839 टू 1931 यही था इनका कालक्रम, जिसमें देखिए क्या कहता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखक जैसे कि इटली के मार्को पोलो इटली का था, मार्को पोलो इटली का यह था मार्को पोलो, जो 1274 से 1290 तक वहां पे रहने का काम करा था, लेकिन उससे पहले यह 1254 में जन्मा, 1324 में निकल गया। यह 1254 में जन्मा, इसकी जन्म हो गई और मृत्यु भी देख लो, यह 1324 में पासिंग अवे हो गया, निकल लिया। और चीन में यह 74 से, अगर हम बात करते हैं चीन में इन्होंने 1274 से लेकर के 1290 तक रहने का काम करा। और चीन में जेसूट पादरी मैटियो रिक्की, जेसूट पादरी, हाँ मैटियो रिक्की 1552 से 1610 तथा जापान में लुई फ्राय जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, इनके बुद्धिजीवियों को काम को भी आगे बढ़ाने का काम करा। तो ये सारे नाम है, ये इसलिए इसको मेंशन करना पड़ता है कि जब आप कभी पेपर लिखते हैं तो इनका आप एक कोट करके कि इनको द्वारा जापान के इतिहास को या जापान की जो अर्थव्यवस्था या किसी चीज को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोग मिली, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इनके द्वारा लिखा गया रचा गया कोई भी इतिहास आने वाले रूलर और शासकों के लिए एक नई पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शन के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से कहा मॉडर्न स्कॉलर्स हैव build work is the Chinese intellectuals such as the, इसको लिख लीजिए कहाँ गया, जैसूज, ये हमें छीनना, हाँ इटली के मार्को पोलो, लिमांग क्वाई, ध्यान दीजिएगा, लियांग वाइचो, हाँ ठीक है, और कुमिताके पीरियड लिखा हुआ है। उसी तरह से वन ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन द जापान वेल एज द अर्लियर राइटिंग इन द यूरोपियन ट्रेवलर्स, इट्स इन सैल्यूट प्रिस्ट मैटियो रिची जिसको हम लोग कहते हैं
मैथ्यू रिची और चाइनीज एंड द लुइस फेरू। चाइनीज एंड द पादरी थे और यह चाइनीज जापान, यह लुइस फोरिया है। 1532 से लेकर के 97, यह नाम ऐसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, देखा चीनी इतिहास में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ निडहर के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तथा जापान के इतिहास एवं सांस्कृतिक पर जॉर्ज सैमसन के कार्य के इतिहास का शुरुआत हुआ। अगर मानते हैं जो चीनी हिस्ट्री थी उस पर अगर बात करते हैं, जो विज्ञान का प्रभाव इनमें दो लोगों का बहुत बड़ा, एक जापान में और एक चीन में बहुत बड़ा इतिहास माना जाता है। एक आप जोसेफ निडहम और दूसरा अगर बात करते हैं जापान में जॉर्ज सैनसम के कार्य की इसकी शुरुआत की। यानी इन दोनों ने अपने अपने स्तर पर विज्ञान के लिए एक नई जिज्ञासाओं का काम किया और विज्ञान को आगे परोसने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका का, पाइवोटल रोल का काम करा। ठीक है, आगे देखिए, स्कॉलर्स इन द इंग्लिश फ्रॉम द जोसेफ निडहम, लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, जोसेफ निडहम्स और हिस्ट्री। उसके बाद आपने चाइनीज सिविलाइजेशन इधर जॉर्ज सैमसन या जॉर्ज साहब जो है, जॉर्ज सैमसन, ठीक है। ऑन जापानीज हिस्ट्री एंड द कल्चर हैज ग्रोन, देयर इज immense body of the sophisticated scholarship available to use today। ठीक है, और इन्होंने आज उसको, यहाँ के स्कॉलर वगैरह भी उन सब चीज़ों को याद करते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कहता है कि चीनी इतिहास में हो गया, ध्यान दीजिएगा, कहता है 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते तथा जापान में ही लिखते आए। ठीक है, 1980 के दशक के बाद बहुत सारे ऐसे इतिहासकार जापान में ही रहे और उन्होंने काम करने का काम करा। नाइतो कोनन, जरा इनके बारे में देखते हैं। जो हमने नाइतो कोनन के बारे में देखा था, नाइतो कोनन क्या थे, यानी नाइतो कोनन का जो है इसमें एक ध्यान देना, नाइतो कोनन साहब, इनके बारे में अगर चर्चा करते हैं, नाइतो कोनन 1866 टू लेकर के 1934, यह एक जापानी विद्वान थे, जापानी बौद्धिक बुद्धिजीवी थे और इन्होंने चीन पर काम किया। ठीक है, चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान नाइतो कोनन थे और जिनके लेखन ने प्रमुख जापानी लेखकों को भी प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की पुरानी परंपरा रही है और नाइतो ने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय, या नाइतो साहब जो थे 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय की अगर हम चर्चा कहते हैं, क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने की में काफी सहयोग किया। सिनारोन चीन पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत पते की बात है, इसमें चीन के सुंग राजवंश के बारे में भी लिखा गया है, जिसमें कहता है कि चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान नाइतो कोनन थे और इन्होंने चीन पर काम करा था, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को भी प्रभावित किया और जापान में चीन का अध्ययन करने की पुरानी परंपरा रही है, अब जान चुके हैं, जिसके कारण नाइतो ने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में काफी सहयोग किया। और सिनारोन चीन पर 1914 में नाइतो कोनन ने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के द्वारा
चीनी जो गणतांत्रिक, जो हम लोग गणतंत्र की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक गवर्नमेंट के माध्यम से हम इस सुंग वंश जो अभिजात्य वर्ग का नियंत्रण वाला सरकार था या केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं, उन्होंने इस पर तर्क देने का काम करा। ठीक है, यही घटना हुई। A leading Japanese scholars of China, Naito Konan's writing influenced scholars worldwide. He helped establish the Department of the Oriental Studies in Kyoto University in the 1907. The Sinaron on China 1914. He argues that Republican government offered the Chinese a way to end aristocratic control and the centralized power that had existed since in the Sung dynasty अभिजात वर्ग को एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी रिविलाइज लोकल सोसाइटी वेयर रिफॉर्म मस्ट बिगिन। ठीक है, उसको गणतंत्र के माध्यम से रिप्लेस किया जा सकता है, उसने कहने का काम करा। ठीक है, परिचय इंट्रोडक्शन के तौर पर चीन तथा जापान के भौतिक भूगोल में बहुत अंतर है। और अगर हम बात करते हैं, अगर चीन जापान फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अंतर है। आप देखिए कि चीन यह समतल है, लैंड मास है, और उसी जगह आप जापान की बात करते हैं तो टापुओं वाला देश है, 4 टापू है उसमें, उस टापू पर बसा हुआ देश है जापान। ठीक है, छोटा सा देश है, और एक समय था कि छोटा सा पिद्दी भर देश लगभग पूरे एशिया को हिला करके रखे हुए था, यूरोप को हिला करके रखे हुए था, रसिया में घुस गया था, रसिया को हिला करके रखे हुए था। यह बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या कहता है, जिसमें विभिन्न तरह की जलवायु यानी क्लाइमेट भी इसके डिफरेंट हैं। जैसे मुख्य 3 नदियां, पीली नदी, यांगसी नदी और उसके बाद छांग, जिसको छांग जियांग कहते हैं, दुनिया की सबसे लंबी तीसरी नदी तथा पर्ल नदी। देश का काफी हिस्सा पहाड़ी है। अगर यह चीन की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जलवायु भी अलग है। पीली नदी जिसको हम लोग हुआंग हे के नाम से जानते हैं। यांगसी नदी जिसको हम लोग शांगजियांग के नाम से जानते हैं। यह दुनिया की 3rd लार्जेस्ट नदी है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। उसके बाद पर्ल नदी और यह पर्ल नदी है। यह 3 नदियां हैं और यह नदी कहाँ बहती है? चीन में। और जापान तो इतना पिद्दी भर का हैवे करे, इतना बड़ नदी कैसे समा पाएगा? दुनिया की तीसरी लंबी नदी कैसे समा पाएगा? तो जिसमें कहा देश का काफी हिस्सा पहाड़ी है और सबसे प्रमुख जातीय समाज हान है। हान यहाँ की जो सोसाइटी है वह हान जातीय है, प्रमुख है, यह मेन सोसाइटी है हान और जातीय है, और तथा प्रमुख भाषा चीनी है। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज एल से लिखते हैं और इधर और सोसाइटी को एस से लिखते हैं, समाज को, यह चीनी है, यह चीनी भाषा है जिसको पुतोंग हुआ लिखते हैं। किंतु कई और राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जैसे कुछ और अन्य भी लैंग्वेज है चीन की, कुछ अदर लैंग्वेज है जिसके बारे में भी आप जान लीजिए। उदघुई है, उदघुर हुई, उसके बाद मांचू तथा तिब्बती, जो तिब्बत के क्षेत्र में बोली जाती है, तिब्बती, यह उसकी अन्य भाषाएं हैं। और एक चीज आप और ध्यान में दीजिए
चीन वाले अपनी भाषा को कहीं नहीं छोड़ते हैं, जहां जाते हैं अपनी भाषा के साथ जाते हैं। अगर इंडिया वाले को कहें कि अपनी भाषा बोलो तो शर्म आएगा। आप अगर गांव का भाषा यहाँ बोलो तो आपको शर्म आएगा। लेकिन चीन वाले, अभी हाल फिलहाल डोकलाम विवाद पर जो बात हुई थी, या आज ही सियाचिन वाले मुद्दे पर जो बात होती है, तो भारत के लोगों को ट्रांसलेटर रखना पड़ता है और इन भाषाओं को सीखना पड़ता है, लेकिन वह अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं। वह इंग्लिश जानते हैं फिर भी अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं, चीनी ही बोलते हैं और अपनी भाषा में ही बात करते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, आपके भारत में 70% लोग हिंदी बोलते हैं। जनसंख्या 70% क्षेत्र की जो जनसंख्या है वह हिंदी बेल्ट की है, और जिसको बीमारू राष्ट्र का भी तगमा लगा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश उठा लीजिए, हरियाणा उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, बंगाल उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, झारखंड उठा लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, यह सारे भाषा हिंदी बेल्ट की है, लेकिन फिर भी हिंदी बोलने से आप कतराते हैं। जहां देखिएगा एसी के फर्स्ट एसी में बैठिएगा, व्हाट बोलने लगेगा, इंग्लिश का प्रयोग कीजिएगा। आपको हिंदी जैसे नहीं आती, आप हिंदी भूल जाते हैं। बच्चे जो आप 5 साल के पैदा करके रखे हुए हैं, उनको भी कहिएगा बच्चों व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से आप उससे बात कीजिएगा कि वो भी ससुरी के हिंदी छोड़ करके इंग्लिश में बोले। घर में हिंदी में बोलेगा, हम मम्मी भी हिंदी में बोलेंगे सासू माँ से, लेकिन वहां पे इंग्लिश आप दिखाना चाहिएगा कि हमने अपने बच्चों को अच्छे तालीम दी है। लेकिन एक तरह से अगर बात करते हैं देश की, तो वहां पे आप इन चीजों को भूल जाते हैं कि हम पहले देश में हैं, उसके बाद हमारा परिवार होता है। देश हित की बात हो तो परिवार को साइड कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इस जगह से अगर आप देखते हैं तो इन्होंने अपनी भाषा को लेकर चला, लेकिन आप अपनी भाषा को घर में डाल देते हैं, पैक कर देते हैं बंद कमरों में। अमेरिका में जाते हैं तो आप इंग्लिश बोलते हैं, अपनी भाषा को वहां नहीं बोलते हैं कि लोग आपको कहेगा वे द पीपल ऑफ इंडिया। आपको लोग वहां ये नहीं, आप इस चीज को नहीं, अब लोग कहने लगा है, प्रचलन बढ़ी है, लेकिन लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अपनी भाषा को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि आपकी पहचान ही आपकी भाषा है। जब आप घर से भी निकलते हो तो आपकी भाषा ही आपकी पहचान बनती है। उसी तरह से आप केरल वाले को देख लो, तमिलनाडु वाले को देख लो, अगर वो ट्रेन में भी चलते हैं तो आप उनकी भाषा आप नहीं समझते हो, लेकिन वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं। सबसे बड़ी उनकी विशेषता है। तो वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन चीज को लेकर के चलते हैं, लेकिन आप उन चीज को पीछे दरकिनार कर देते हो। फिर देखो आगे क्या कहता है, कहता है देश का काफी हिस्सा पहाड़ी है, सबसे प्रमुख जाति हान है तथा प्रमुख भाषा चीनी यानी पुतोंग हुआ है, और किंतु कई और राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जैसे कि उईघुर हुई, मांचू तथा तिब्बती है, और कैंटनीजा, कैंटन यानी गुआंगजो की बोली तथा संघाई की बोली व जैसे बोलियों के अतिरिक्त कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती है। यह सब माइनॉरिटी है। दो होता है, एक मेजोरिटी लैंग्वेज और एक माइनॉरिटी लैंग्वेज। तो मेजोरिटी लैंग्वेज में ज्यादातर लोग बोलते हैं, माइनॉरिटी में कम लोग बोलते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। कहा इसके विपरीत जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है, जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु 4 द्वीप। अगर बात करते हैं इसके विपरीत, यह चीन की बात हो रही थी, अब हम जापान की बात करते हैं इसके विपरीत में। उन चारों द्वीप का नाम आप नोट कर लीजिए। जापान की यहाँ 4 द्वीप हैं, या 4 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़े द्वीप होन्शु है, क्यूशु है, नाम याद कर लीजिएगा, क्यूशु है, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, और लास्ट है होकाइदो।
ये चार ऐसे इसमें मेन है। कहा कि इसके विपरीत जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है जिसमें चार सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइदो। या होन्शु, क्यूशु, शोकिको और होकाइदो ये उनके द्वीप हैं, और शिकोकु तथा, ठीक है, ओकिनावा एक और है, ओकिनावा द्वीप की श्रृंखला, एक नाम देखिएगा, ओकिनावा, ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है और लगभग बहामासा वाले ही अक्षांश पर है, और मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जो यह मुख्य चार द्वीप है, इसकी चार द्वीप है, इसकी लगभग 50% जो लैंड है वह पहाड़ी है, वह पहाड़ी है, जिसमें कहा जापान का जापान बहुत ही सक्रिय भूकंपी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ भूकंप भी अधिक आती है, भूकंप भी अधिक आती है, भूकंप भी अधिक आती है। फिर कहता है जापान बहुत ही सक्रिय भूकंपी क्षेत्र में स्थित है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को काफी प्रभावित किया है। अधिकांश जनसंख्यक जापानी हैं, और किंतु कुछ आह्यून, कुछ जापानी, ज्यादातर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वहां जापानी अधिक है। जापानी के बाद आइयून, आयनु यानी आइनू, आइनू अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी नहीं, मेजो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी है या माइनॉरिटी, तथा कुछ कोरिया के लोग भी रहते हैं, कुछ कोरिया के लोग भी हैं जिन्हें उस समय जापान में मौजूद मजदूर रूप में लाया गया, तथा क्योंकि उस समय कोरिया जापान का उपनिवेश था, ठीक है। मतलब यह जो कोरियन लोग हैं, यह उस समय जो जापान थी इनके गुलाम थे, गुलाम थे, जिनको मजदूर के लिए, लेबरर के रूप में वहां पे लाया गया था, और आज वर्तमान में वहां की इनको नागरिकता मिल गई है, ठीक है, या माइनॉरिटी है। चलिए, चाइनीज फूड रिफर्ड एट द रीजनल डाइवर्सिटी विथ एट लिस्ट फॉर डिस्टिंक्ट टाइप। The best known is the southern or the coastline Chinese, as most overseas Chinese come from the Cantonese, as which include the some literacy, touch your heart, assortments of prestige and dumplings in the northwest in the staple food. Japan by the contrast is the stretching in the island for the largest being Honshu, Kyushu और Shikoku and होकाइदो, ठीक है। ये चार इसके मुख्य द्वीप हैं। जापान, अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था देखिए, जापान राजनीतिक व्यवस्था वहां की कैसी है उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो कहता है कि क्योतो में रहने वालों सम्राट का जापान पर शासन हुआ करता था, और किंतु 12वीं सदी के आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे, और तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर 1603 से लेकर के, याद रखिएगा, तोकुगावा जो परिवार थी,
या फैमिली जिसको कहिएगा, कि लोग शोगुन पद पर 1603 से 1867 तक कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था, और जो देश था, देश 250 पार्ट्स में उनके जो शासक थे उसमें यह विभाजित था, जिनका शासन दाइम्यो चलाते थे, और इनका शासन दाइम्यो पर नियंत्रण रखते थे, दाइम्यो पर नियंत्रण रखते थे। देखिएगा आगे कहता है 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में तीन परिवर्तनों के आगे के विकास की रूपरेखा तैयार की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए। तब वह सिर्फ सामुराई तलवार रख सकते थे, जो किसान थे उनके पास भी हथियार हुआ करते थे, वो ले लिया गया। किसानों से हथियार वापस केवल तलवार, या जापानी परंपरा में केवल तलवार उनके पास रह सकता था। ठीक है। उसके बाद दूसरा, दाइम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए तथा उन्हें बहुत हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। और तीसरा यानी दूसरा, दाइम्यो जो थे दाइम्यो का क्षेत्र सीमित किया गया। सीमित किसका? जो 250 लोगों पर जिनका शासन था, दाइम्यो पर नियंत्रण रखते थे, उनके द्वारा उनका क्षेत्र सीमित कर दिया गया। फिर उसके बाद तीसरा, मलिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया एवं उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। मतलब तीसरा, जमीन पर नियंत्रण के माध्यम से जो करदाता थे या इन सब चीजों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किया गया जापान में। यह तीन बड़ी परिवर्तन हुए। दाइम्यो की राजधानियां बड़ी हुई, जिसके चलते जापान में 17वीं शताब्दी के मध्य तक एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। और 17 सेंचुरी आते आते एदो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यहाँ पे बन गया। ठीक है। एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। जो एदो था यह जापान का ही है, और दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनकर के उभरा। ठीक है। आगे देखिएगा, दाइम्योज इसको लिखते हैं। ठीक है, दाइम्यो तो इधर हो गया। हाँ, आगे देखिएगा। फिर कहा तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी, और उन्होंने क्योतो को निशिजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए, और जिसमें रेशम का आयात कम किया जा सके। जो रेशम था उसमें आयात दूसरे देश से जो मंगवाते थे उसको कम किया गया, और उसके बाद निशिजन का रेशम का आयात कम किया गया जा सके, और निशिजन रेशम विश्व भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था। ठीक है। उसके बाद टोक्योगावा टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द previous metals, they also took a step to develop a skill industry in the Nishijin
निशिजिन, यह जो निशिजिन थी, इन क्वेटो सो एज द रिड्यूस इंपोर्ट्स, रिड्यूस कर दिया गया, इंपोर्ट को कम किया, सिल्क फ्रॉम द निशिजिन्स कम टू बी नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद मेजी पुनर्स्थापना देखते हैं। मेजी पुनर्स्थापना क्या थी, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।